सो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग सभी कुशल पूर्वक होंगे। और आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 के साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम बेस्ड रहेगा। किस तरह से हमारे एग्जाम में पूछ सकता है, जो पक्का 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लगातार 30 क्वेश्चन उसी तरह आधार पर हम देखेंगे। ये पूरे साइंस के सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। आपका तैयारी कैसा है, आप एक बार इसको चेक करें। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम पैटर्न पे ही आधारित है, इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखें। और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आता है पहले रुके ठहरे और एक्सप्लेन जो किया है उसे एक बार पढ़े तो जरूर समझ में आएगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, उसे हम अलग से जो है आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम जल्द ही स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10 के लिए है, जो सब्जेक्ट साइंस है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया है। पहला बोलता है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? अगर आपको पता है तो आप वीडियो पूछ करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ताकि आपका तैयारी का पता चले और बाद में जांच हो सके कि आप कितने सही दिए हैं। तो दांत का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाइटेट से बना होता है। तो किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी पटाइट से। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। दांत का इनेमल मुख्य रूप से किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी पटाइट से। और बोलता है कि से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। दांत जो है वो सबसे क्या होता है? शरीर का कठोर पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विलियन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ, किसके छिलके के साथ? कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। इस विलियन में क्या होगा? NaCl, HCl, LiCl या KCl? तो हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होगा। कैसे होगा देखते हैं। अंडे का जो छिलका होता है ये किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना होता है। और HCl से अभिक्रिया करके जो है ये क्या बनाता है? CO2 गैस बनाता है। CaCO3 जब HCl से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है? CO2, जो चूने पत्थर के पानी को दुधिया कर देता है। क्या कर देता है? दुधिया कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, देखिए एक तत्व है जो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? उच्च गलनांक, जिसका गलनांक सबसे अधिक हो, ऐसा यौगिक बनाता है। यह यौगिक जो है जल में घुलनशील है। और बोलता है कि यह यौगिक क्या है? जल में घुलनशील। तो यह तत्व होगा, कौन सा तत्व होगा? कैल्शियम होगा, सिलिकॉन होगा, कार्बन होगा, या लोहा होगा? तो हम सब जानते हैं कि जो तत्व होगा वो क्या होगा? कैल्शियम होगा। कैल्शियम क्यों होगा? देखिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का उच्च गलनांक वाला तथा जल में घुलकर CaOH का Hol2 बनाता है। कौन? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव पुरुष की यौवन की आयु क्या है? यौवन, युवावस्था। यौवन की आयु, किशोरावस्था, जब हम लोग के बॉडी में चेंज हो रहा होता है तो उसकी आयु क्या है? 12 से 14, 14 से 16, 8 से 10 या 10 से 12। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? 14 से 16। देखिए लड़कों में यौवन सामान्यतः 14 से 16 वर्ष की आयु में ही क्या होता है? प्रारंभ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है। घोल का रंग कैसे है? नीला।
तो अवक्षेप का रंग कैसा हो जाएगा? नीला है तो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला। देखिए CuSO4 को जब हम किसमें, CuSO4 हाइड्रोजन सल्फेट को किसमें, हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम लोग H2S के साथ मिला के अभिक्रिया करवाते हैं तो CuS जो काला अवशेष होता है हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं, यह नीला घोल फीका पड़ जाता है और कैसा बन जाता है? काले रंग का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होगा? यानी कि क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। पहला बोलता है आसुत जल का उबलना। आसुत जल जब उबलेगा तो क्या ये भौतिक परिवर्तन होगा? कोई रासायनिक परिवर्तन तो होगा नहीं। आसुत जल जब उबलने लगेगा धीरे धीरे वो वाष्प बन जाएगा, यानी कि भौतिक में परिवर्तन होगा। चीनी का कार्मेलाइजेशन यही होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, पानी में नमक का विघटन। जब पानी में नमक को घोलेंगे तो क्या उसका भौतिक परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चीनी का कार्मे लड़का चीनी का कार्मेलाइजेशन। देखिए बोलता है इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ। इसलिए इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होगा। जब पदार्थ नया बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। फूल का मादा प्रजनन भाग क्या होगा? वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है और वर्तिका होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं, यही मिलकर क्या बनाता है? स्त्री केसर। क्या क्या मिलकर बनाता है? वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। यह जयांग का भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव नेत्र की फोकस दूरी। मानव नेत्र की फोकस दूरी यानी कि एफ में परिवर्तन किसके कारण होता है? फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, तभी हम लोग क्या करते हैं? स्वच्छ से साफ साफ हम लोग देख पाते हैं। तो किसके द्वारा होता है? कार्निया के द्वारा नहीं, पुतली के द्वारा नहीं, आइरिस के कारण होता है नहीं, तो होता किसके कारण है? सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। इससे हमारा फोकस दूरी कम और ज्यादा हो जाता है, जिससे हम वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। तो बोलता है सिलियरी मांसपेशियां लेंस की मोटाई बदलते रहती है। ये मोटाई जब हम लोग नजदीक की वस्तु देखते हैं तो इसकी मोटाई बढ़ जाती है, और दूर की वस्तु देखना होता है तो मोटाई क्या होता है? घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? वीवीआई है। अगर आप जानते हो तो कमेंट में आंसर जरूर बताएं, ताकि हम लोग जो है आपकी तैयारी को देख सके और आपको भी पता चले कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। और प्लीज इसको अगर पता हो तो वीडियो रोके और पुश करके उसको जवाब देने की कोशिश करें, और नहीं तो उसके बाद तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही। तो आकाश का नीला रंग जो है किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के फैलाव के कारण नहीं, प्रकाश का क्या है? विवर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कैसे होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो बोलता है वायुमंडल में नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है। वायुमंडल में किसका अधिक होता है? नीले प्रकाश का। और साथ ही साथ इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक, जिसके कारण इसका जो है परिकीर्णन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी यहाँ तरंगदैर्घ्य कम होगा। तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, अधिक ना होके क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है लेंस की शक्ति देखिए नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव होती है। -4.0 है तो -4 मान लीजिए, 4D है। तो लेंस की प्रकृति कैसी होगी? जब नेगेटिव हो शक्ति कैसी हो? नेगेटिव। तो आंख बंद करके आप लोग मार देना है क्या? अवतल लेंस। पॉजिटिव हो तो उत्तल लेंस।
तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नकारात्मक शक्ति जब भी होगा तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे यानी बड़ा टी लिया गया है, लेते हैं हम लोग टी को एक अशुद्ध छोटे पौधे जिसमें क्या होगा स्मॉल टी के साथ संकरणित किया जाता है, यानी दोनों को मिलाया जाता है। तो F2 यानी कि दूसरी पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात होगा। शुद्ध लंबे पौधे और छोटे पौधे, देखिए हम देख रहे हैं टी है, स्मॉल टी है और स्मॉल टी है, दोनों का क्या करेंगे, जब गुणनफल करेंगे तो एक टी से हो सकता है बड़ा टी मिले, है ना, छोटा टी से छोटा टी मिले, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि एक बड़ा टी और एक छोटा टी मिल जाए, हो सकता है। तो 1:3:1 हो सकता है, सॉरी 1:, यहाँ 2 हो सकता है, क्या हो सकता है 2। तो हमारा पूछ क्या रहा है, शुद्ध लंबा और शुद्ध छोटा नाटा, तो क्या होगा 1:1 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, F2 में डबल मतलब शुद्ध जो लंबे पौधे हैं और लंबे या छोटे, और यह शुद्ध छोटे, यह शुद्ध हो जाएगा। तो इसका 1:2:1 होता है, जिसमें शुद्ध का क्या होगा 1:1 हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा है। देखिए अवतल दर्पण है तो नेगेटिव होगा, सबको पता है। तो अवतल दर्पण में U क्या हो जाएगा, U बराबर -20 होगा, माइनस क्या होगा 20। उसके बाद बोलता है कि मैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसका फोकस दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है, यानी कि F जो है क्या है 25 है, तो ये भी किस में होगा नेगेटिव होगा, -25। कोई दिक्कत। तो एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर और दूरी पर रखी है और उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं 1/v बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, तो इसका हमारा ये होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। देखिए u बराबर क्या है -20 और f बराबर क्या है -25, चूंकि क्या है दर्पण अवतल है। अब देखिए क्या होगा 1/f जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1/v और 1/u के। देखिए 1/f हो, ये सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है 1/v जो है वो 1/f में अब 1/u, अगर 1/v पूछा जाए तो क्या करेंगे, ये प्लस में है ये इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। उसके बाद माइनस करने के बाद हमारा निकल जाएगा 1/100, यानी कि v बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 100, v बराबर क्या निकल जाएगा 100। तो बोलता है तो m निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है -v/u, तो हमारा v निकला है क्या 100, -100 हो जाएगा, और u हमारा क्या निकला है बताइए, u क्या था क्वेश्चन से -20 था, तो -20, यानी कि 0 to 0 कैंसिल आउट, 2 5 10 यानी कि 5, और माइनस से माइनस कैंसिल 5 हो गया, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में एक बार जरूर बताएं, हम बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो खाद्य जाल है तो ऊर्जा घटते बढ़ते रहेगी। देखते हैं, पहला बोलता है प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, बिल्कुल सही। ये क्या होगा
हर स्तर पर ऊर्जा धीरे धीरे घटते चला जाएगा। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करते रहती है। बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा धीरे धीरे कम भी होता रहता है और लगातार क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, गति करता रहता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों। देखिए ऊर्जा हर स्तर पर क्या होता है, घटते रहता है और प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त हो, कैसा हो, वामावर्त हो, तो हम लोग बाएं हाथ को देखेंगे। एक तो परिनालिका का यह सिरा होगा, परिनालिका का सिरा क्या इधर होगा, ऊपर होगा, तभी ये किधर घूमेगा, बामा और, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तरी ध्रुव बिल्कुल सही, ये किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। पश्चिमी ध्रुव नहीं, दक्षिणी नहीं, पूर्वी नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। देखिए दाएं हाथ का अंगूठा का नियम कौन सा चलेगा, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम, तब जाके हमारा क्या होगा, जो है वामावर्त होगा, धारा की दिशा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट के विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। देखिए कौन सा व्यंजक है जो सर्किट में विद्युतीय शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वी आई, पी बराबर वी आई होता है, बिल्कुल। आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, आई स्क्वायर बाई आर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसका सूत्र, शक्ति का सूत्र क्या होता है, पावर बराबर वी आई भी होता है, वेलोसिटी आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर आर भी होता है। तो क्या नहीं होगा, आई स्क्वायर आर नहीं होता है, क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, डिवाइड में, तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जलीय द्रव, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है, काला उद्घाटन क्या कहलाता है, दृष्टिपटल नहीं, परितालिका कहलाता है नहीं, कार्निया नहीं, तो क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। देखिए पुतली होता क्या है, सभी को एक्सप्लेन करते हैं। दृष्टिपटल क्या है, तो दृष्टिपटल यह आंखों के पीछे प्रकाश संवेदनशील उत्तक होता है जो प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, संकेतों में परिवर्तित करता है और बताता है कि वस्तु कैसा है। नेक्स्ट देखते हैं, परितारिका क्या है, यह आंख का रंगीन हिस्सा होता है जो आंख के सेकेंड परत इसको कहते हैं, और जो पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता रहता है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कार्निया क्या है, यह आंख के सामने की पारदर्शी बाहरी परत है, ये पारदर्शी होता है और इससे हम लोग अंदर बाहर देख सकते हैं कार्निया से। और नेक्स्ट हमारा आता है पुतली, पुतली क्या है, यह परितंत्रिका के बीच में एक काला क्या है, उद्घटन है जो प्रकाश को आंखों में प्रवेश करने देता है। प्रकाश को आंखों में प्रवेश करने कौन देता है, तो क्या हो जाएगा, पुतली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। हम लोग जानते हैं कोई भी खाने की पदार्थ है उसको अगर लंबे समय तक रखना है, जैसे कुरकुरे का पैकेट हो गया, बिस्किट का पैकेट हो गया, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या नियोन गैस का, किसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये सब में क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रोकता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को रोकने का काम करता है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत जनरेटर, देखिए विद्युतीय जनरेटर है, जनरेटर क्या करेगा, जो आंतरिक ऊर्जा रहेगा, जो आंतरिक ऊर्जा का निर्माण करेगा उसको बदल देगा और पहुंचाएगा किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में। तो देखिए विद्युतीय ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा नहीं,
ये आंतरिक ऊर्जा को बदलेगा। किसको बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है? नहीं। विद्युतीय ऊर्जा को नहीं बदलेगा, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ये आंतरिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है? उष्मीय ऊर्जा में, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। आंतरिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युतीय ऊर्जा में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है? विद्युतीय ऊर्जा में। बोलता है सामान्य दृष्टि वाले एक युवक वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सबसे नजदीक हम कितने दूरी में रख के वस्तु को देख पाते हैं? तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाता है? हम लोग सभी जानते हैं कितना मीटर? 25 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। सॉरी 25 सेंटीमीटर था ना, कोई दिक्कत? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। देखिए सामान्य दृष्टि वाले, एक मिनट रुकिएगा, लाइट कट गया। देखिए तो हम लोग अधिकतर यही मिस्टेक करते हैं, हम लोग क्वेश्चन का ऑप्शन अच्छे से देखते नहीं है। हम लोग देखे 25 तो 25 मीटर था तो मार दिए, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य दृष्टि जो होता है, जहां हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, वो कहाँ से होता है? 25 सेंटीमीटर होता है लगभग। और इससे अगर बोलेगा अधिकतम दूरी कहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, तो अनंत तक देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? अनंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं मानव आंख जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बनाता है। देखिए बोलता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। याद रखिएगा हमारे जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? देखिए उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा वही क्या है? उत्पादक है। तो घास क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? घास हो जाएगा। सूर्य की ओर से आने, सूर्य की ओस वाला पौधा ये नहीं होगा। गाय अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं। जीवाणु? नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। जो उत्पादक है, देखिए उत्पादक स्वयं भोजन बनाते हैं। उत्पादक अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों को गिराना किसके कारण होता है? ये जो परिपक्व हो जाते हैं पत्तियां या फल जो पक जाते हैं वो किसके कारण गिरते हैं? ऑक्सीजन के कारण? नहीं। साइटोकाइनिन के कारण? नहीं। एब्सिसिक अम्ल के कारण? बिल्कुल सही। ये एब्सिसिक अम्ल के कारण ही क्या होता है? गिर जाता है। पौधा ये क्या करता है? एक परत बना लेता है जिसके कारण पौधे से क्या होते हैं? फल या पत्तियां अलग हो जाती है। नहीं देखते हैं। यह हार्मोन पत्तियों की जीर्णता को बढ़ावा देता है और एक परत बनाकर ये क्या कर देता है? एक परत बना लेता है। पत्तियों और फूलों को पौधों से क्या कर देता है? अलग कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका तंत्र हमारा जो सूचना भेजने का काम करता है, निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है, क्या कहलाएगा? प्रभावक कहलाएगा, तंत्रिकाएं कहलाएगा, मांसपेशियां कहलाएगा या ग्राही कहलाएगा। तो तंत्रिका तंत्र जब भेजेगा तो ये क्या करेगा? प्रभाव डालेगा, क्या कहलाएगा? प्रभावक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र के संदेश प्राप्त करने के बाद जो अंग प्रतिक्रिया करता है वह क्या कहलाता है? प्रभावक। यानी कि जो सूचना मिलता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? प्रभावक। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। इसके लिए उदाहरण है, जैसे अगर हमें सूचना मिलता है तो मांसपेशियां क्या करने लगती है? हिलने डोलने लगती है। तो मांसपेशियां क्या हो गया? प्रभावक हो गया। नेक्स्ट देखिए बोलता है ग्रंथियां, ये जो हार्मोन स्राव होता है ग्रंथियों, जैसे हम लोग कोई भोजन खाते हैं तो वहां ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हमारा निकलता है जो भी, वो क्या होता है? सूचना से प्रभावित होता है। तो वो क्या होता है? प्रभावक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रेफ्रिजरेट मतलब क्या होता है? जो ठंडा करता है, जिसको हम फ्रिज कहते हैं। ओजोन परत के
क्षरण के लिए जिम्मेदार है? कौन सा रेफ्रिजरेटर? FCC, CFC, CCF या FCF? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा CCF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा देखिए, हम लोग देखते हैं CFC, सॉरी CFC फ्लोरोकार्बन पूरे रेफ्रिजरेटर को AC में प्रयुक्त होता है। कहाँ होता है? AC में प्रयुक्त होता है। यह ओजोन परत को तोड़ता है। ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? बचाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? CFC ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी। ये गलती से हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील होता है? अधिक अभिक्रियाशील अगर धातु पूछे तो हम सभी जानते हैं क्या है? सोडियम है, जो जल के साथ अभिक्रिया अधिक करता है और आग लगने का संभावना रहता है। तो बोलता है सोडियम कैसा धातु है? एक क्षार धातु है जो जल के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। बोलता है यह जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। और अगर जैसे सोडियम को H2O से जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? NaOH, साथ में हाइड्रोजन गैस और उष्मा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसलिए सोडियम को क्या कहते हैं? केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा की नमी से भी कभी कभी अभिक्रिया कर लेता है। बोलता है CH3CH2CHO का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? देखिए इथमिथ प्रोप, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें CHO का समूह है एल्डिहाइड ग्रुप, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 3 है, इसलिए प्रोप हो गया। और बोलता है एल्डिहाइड के लिए क्या लग गया? Al लग गया। क्या लग गया? Al, नॉल ग्रुप। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अभिक्रिया जो है C6H12O6, आप लोग को पता है C6H12 और O6 जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, किससे? ऑक्सीजन से। CO2 और H2O, ये कैसी अभिक्रिया है? जब CCH12O6 का गठन होता है तो उष्मा क्षेपी होता है। क्या होता है? ये उष्मा का निर्माण करता है, मतलब हम लोगों को ऊर्जा देता है, ताकत देता है। जब ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है, तो हम लोगों को क्या करता है? उष्मा देने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यह कोशिकीय शोषण होता है। दो तरह का शोषण होता है, अंतः शोषण और बाह्य शोषण। तो ये अंतः शोषण का कोशिकीय शोषण होता है। ये कहाँ पे, ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिकाओं में। ये इसमें ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जित होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा बनता है। और ऊर्जा निकलने वाली अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज ये अपने कमेंट में जरूर बताएं। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होती है? कैसे प्रभावित होती है? देखिए पहले क्या होता है? डेट्राइट होता है, फिर कोशिका शरीर में जाता है, फिर अक्षतंतु होता है, फिर तंत्रिका का अंत होता है। देखिए न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होता है? सबसे पहले क्या होगा? डेटाइट जो क्या करता है? वो संदेश ग्रहण करता है, कहीं से भी सूचना को लेता है। सूचना ग्रहण करने के बाद क्या करेगा? कोशिका शरीर को, पूरे शरीर में क्या करेगा? संदेश को पहुंचाने का काम करेगा। कोशिका शरीर संदेश को क्या करता है? संसाधित करता है। नेक्स्ट क्या होता है? अक्षतंतु होता है, एक्सोन होता है, ये संदेश आगे भेजने का काम करता है। अक्षतंतु क्या करेगा? संदेश को आगे फॉरवर्ड कर देगा। और उसके बाद क्या होगा? तंत्रिका अंत होगा। उसके बाद तंत्रिका अंत अगले न्यूरॉन तक संदेश को पहुंचा देगा। और इस तरह से हमारा क्या होगा? सूचना को प्रभावित हो जाएगा और सूचना हमें मिल जाएगा, उससे फिर रिएक्शन होगा। देखिए सेकेंड लास्ट है हमारा क्वेश्चन।
3R, R जो है R 3, यानी कि 3R किसके नाम से जाना जाता है? पुनर्चक्रण, पुनर्जनन, पुनर्जनन नहीं होता है इसलिए नहीं होगा। काम करना, काम तो करना है। पुनर्जनन, इसमें पुनर्जनन है इसलिए नहीं होगा। इसमें क्या है? काम करना, पुनः उपयोग, पुनरावृत्ति, वितरण, वितरण नहीं होता है तो क्या होगा? काम करना होगा, पुनर्चक्रण होगा और साथ ही साथ पुनः उपयोग होगा। तो देखिए पहला क्या होता है? काम करना, रिड्यूस होगा, जो अपशिष्ट काम करना है। दूसरा क्या होगा? पुनः उपयोग होगा, वस्तुओं को फिर से उपयोग में लाना है। और तीसरा क्या हो जाएगा? पुनः चक्रण, जो वस्तुओं को पुनः निर्माण किया जाता है। तो 3R से हम लोग समझते हैं काम करना, पुनः उपयोग में लाना और पुनः चक्रण करना। देखिए रंध्र क्या है? पत्तियों में जो हम लोग जानते हैं पादप यानी पेड़ पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसका खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। किस पर? ऑक्सीजन पर, तापमान पर, दीवार कोशिकाओं में जल पर या CO2 की सांद्रता पर। तो हम लोग जानते हैं ये जल पे निर्भर करता है। जब भी रंध्र खुलता है तो वाष्पीकरण की क्रिया क्या होने लगती है? तेज होने लगती है। तो द्वार कोशिका में जल पे निर्भर करता है कि कैसे खुलेगा रंध्र और कब बंद होगा। तो देखिए इसमें क्या बोलता है? रंध्र छिद्र द्वारा कोशिका द्वार नियंत्रित होता है। रंध्र छिद्र के द्वारा क्या होता है? कोशिका जो है द्वार कोशिका ये नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा? रंध्र छिद्र के द्वारा। जब द्वार कोशिकाओं में पानी अधिक होता है तो रंध्र क्या होगा? खुल जाएगा। जैसे ही पानी अधिक होगा तो रंध्र खुलेगा और पानी पौधों से बाहर आने लगेंगे। जब पानी कम होगा तो रंध्र क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो आप लोगों को 30 क्वेश्चन जिस तरह एग्जाम में आएगा और इसी तरह से आपको 30 मिनट के अंदर जो है आपको 30 क्वेश्चन को बना देना है, ताकि आपको जो है सब्जेक्टिव बनाने के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके। तो एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही अगर वीडियो आपको और भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए और इसी सब्जेक्ट के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में यस सर लिख दीजिए, जिससे हम क्या और भी क्वेश्चन बना के आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर सकेंगे। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बेल आइकन को जरूर दबाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक बार आप देखेंगे उतना आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता जाएगा। ये रिवीजन करने के लिए है, आप बार बार देखेंगे, आपका रिवीजन जितनी बार देखेंगे उतनी बार मजबूत हो। तो आज के लिए इतना ही।